अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ईटा केमिस्ट्री। हम ईटा केमिस्ट्री केपी के बोर्ड चैप्टर नंबर 2 को पढ़े थे। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स को पढ़ा था कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड। उसके बाद हमने बोहर एटॉमिक मॉडल की बात की थी। बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम एंड डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन डिस्कस की थी। उसके अलावा हमने उसमें बोहर्स एटॉमिक मॉडल और लास्ट में हमने, और उससे पहले हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक्सरेज पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरेज। एक्सरेज में हम बात करेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सरेज या मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सरेज, हाउ एक्सरेज आर फॉर्म्ड। हमारे पास इसके 3 डिफरेंट मेथड हैं, जिसमें से हम रोंटगन मेथड को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज, यूजेस ऑफ एक्सरेज एंड टाइप्स ऑफ एक्सरेज, हम इसे पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरेज की प्रोडक्शन की। व्हाट आर एक्सरेज, हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। X-rays was first discovered by Roentgen in 1895 and he accidentally discovered X-rays. X-rays was discovered accidentally by Roentgen in 1895 when he is performing some cathode ray experiment. He is performing cathode ray experiment. X-rays are electromagnetic radiation with very high frequency. When frequency is very high, it means low wavelength. They are high frequency and low wavelength radiation. ठीक है, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इनकी वेवलेंथ कम होती है एंड वेवलेंथ रेंजेस बिटवीन 10⁻⁻² एंगस्ट्रॉन टू 10⁻+2 एंगस्ट्रॉन। एक्सरेज की जो वेवलेंथ रेंज है लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻² टू 10⁻+2 एंगस्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 0.001 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। 0.001 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक है। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय सेवरल मेथड्स। उनमें से 3 मेथड्स जो हमारी बुक में गिवन हैं, हम उनमें से रोंटगन मेथड जो कि डिटेल में है उसकी बात करेंगे। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रोंटगन मेथड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कॉलिज मेथड एंड बाय बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग और इलेक्ट्रॉन एसिलरेटिंग मशीन। बीटाट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एसिलरेटिंग मशीन है। ठीक है, एंड दिस मेथड वाज डिवाइस्ड बाय D.W. कर्स्ट इन 1941। अब हम बात करते हैं रोंटगन मेथड की। रोंटगन मेथड क्या था? ही प्रोड्यूस्ड एन स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब। उसने एक स्फेरिकल डिस्चार्ज ट्यूब बनाया फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, and in this discharge tube one is a concave cathode while R-type bent anode। उसने एक bent anode लगाया मेटल का और इसमें गैस फिल की। गैस इज फिल्ड एट अ प्रेशर ऑफ 0.001 atm और एयर इज प्रेजेंट एट वेरी लो प्रेशर। वैक्यूम किया इसको लो प्रेशर पे एंड 30,000 to 50,000 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया। when electron strike on anode they produce X-rays. This method is called Roentgen method for production of X-rays. जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज की। एक्सरेज की क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी एक्सरे की क्या है? दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक एन ऑर्डिनरी लाइट। दे ऑल्सो ट्रेवल इन अ एक्सरेज ऑल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड एंड they are not deflected by electric and magnetic field. It means that they are neutral. X-rays are neutral. हमें यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि ये क्या है, ये न्यूट्रल है। X-rays have ability to ionize gas. X-rays gases को ionize करेंगी and ability to ionize gas depend upon the intensity of beam. जितना ज़्यादा intense beam होगा, it is directly proportional to the intensity of beam. जितना ज़्यादा intense beam होगा उतनी ज़्यादा ionization होगी।
X-rays produce fluorescence when they strike on different substance, different materials. ये fluorescence produce करेंगी. Fluorescence क्या है? Emission of light. They are reflected and refracted. They have property of refraction and reflection. X-rays are reflected, X-rays are reflected. Also X-rays are diffracted by crystalline substance. तो X-rays की एक प्रॉपर्टी क्या है? डाइफ्रैक्शन इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ X-ray. तो यहाँ पे बेटा MCQs स्टूडेंट्स पॉसिबल हो सकता है कि X-rays हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. दे आर डाइफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड एंड ऑल ऑफ दीज. तो हमें मालूम होना चाहिए एक्सरे की डाइफ्रैक्शन भी एक्सरे की एक प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्शन भी एक्सरे की प्रॉपर्टी है एंड रिफ्लेक्शन भी एक्सरे की प्रॉपर्टी है. तो दे आर रिफ्लेक्टेड, दे आर रिफ्रैक्टेड एंड दे आल्सो डाइफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. एक्सरेज की प्रॉपर्टी है दे पेनिट्रेट थ्रू अ सब्सटेंस. ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर है. और उसके बाद हम कहते हैं दे ब्लैकन द फोटोग्राफिक प्लेट. ये फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक करेंगी. और अगेन हाउ मच दे ब्लैकन द फोटोग्राफिक प्लेट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज. जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे होगी उतना ज़्यादा ये फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक करेंगी. तो इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज. अब इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे एक्सरेज के डिफरेंट यूजेस हैं. जैसे कि दे ब्लैकन द फोटोग्राफिक प्लेट. दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज इन मेडिसिन ड्यू टू पेनिट्रेटिंग पावर एंड ब्लैकन एबिलिटी ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट. हम एक्सरे यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्रोकन बोन्स और टू स्टडी द स्ट्रक्चर स्केलेटन. ठीक है, तो दे आर यूज इन मेडिसिन, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. उसके बाद दे आर यूज इन एक्स-रे डाइफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी. एक्स-रे डाइफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी इज यूज टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर. X-ray diffraction is also used to measure the distance between atoms or ions and it is called interionic distance. X-ray crystallography is used to measure the interionic distance of crystalline substance. तो हमारे पास इसका तीसरा यूज़ क्या है? हमने कहा they are used in medicine, used in X-ray crystallography for determination of structure, used to measure the interionic distance of crystalline substance. X-rays are used to ionize gases, they ionize gases and X-ray crystallography. ठीक है, X-ray diffraction help Watson and Crick to work out the double helix in 1953. तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है, इसका एक यूज़ है. ड्यू टू X-ray diffraction double helix structure of DNA RNA was found. Dear students, there are three types of X-rays: K alpha, K beta and K gamma. अब हमें सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि when K alpha are produced, when K beta are produced and when K gamma are produced. अगर हमारे पास हम कहते हैं beam of electron strike on an atom and reject electron from the K shell, और K shell में एक वैकेंसी क्रिएट होती है इलेक्ट्रॉन की. If electron jump from L to K, when electron jump from L orbital, L shell to K shell, it emit radiation in the form of X-rays. It emit X-ray photon and these are called K alpha. ठीक है. If it jump from M to K, then it emit a X-ray photon. It is called K beta. And similarly, when it jump from N shell to K shell and emit X-ray radiation, these radiations are called K gamma radiations. तो K alpha, K beta और K gamma क्या है? हमारे पास तीन टाइप्स हैं. When electron jump from L to K, it emit K alpha. When M to K, it emit K beta. And when it jump from N to K, it emit K gamma रेडिएशंस. जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर की. रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय मॉज़ले इन 1913. मॉज़ले ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उसके बाद उसका कहना ये था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे रेडिएशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. विद every increase in unit nuclear charge in the nucleus, the frequency of X-rays increases. X-rays की frequency
का रिलेशनशिप है किसके साथ, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स के साथ, ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Z के साथ। Z का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस ऑफ टारगेट एलिमेंट, क्योंकि हमें मालूम है एक्सरे प्रोड्यूस होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन द एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड जाते हुए जब इलेक्ट्रॉन एनोड पे स्ट्राइक करता है इट प्रोड्यूस एक्सरेज। सो एनोड किस मटेरियल का बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ एनोड। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी of X-rays depend upon metal used as anode, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। और जितने ज़्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे एनोड के मेटल के, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे होगी। इसका मतलब है अगर हम कम एटॉमिक नंबर का मेटल यूज़ करेंगे तो लेस फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, अगर हम ज़्यादा एटॉमिक नंबर यूज़ करेंगे तो मोर हाई फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। अब मोज़ले ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए डिफरेंट मेटल्स के एनोड यूज़ करके और उससे एक्सरेज प्रोड्यूस की, और उसके बाद उन एक्सरेज का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया। व्हेन स्पेक्ट्रम वाज रिकॉर्डेड डिफरेंट लाइंस, डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस आर ऑब्टेन्ड। जैसे कि हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बात की थी कि हमारे पास सीरीज ऑफ लाइंस आती हैं, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस आई और इन सीरीज़ को नाम दिया K सीरीज़, L सीरीज़, M सीरीज़, N सीरीज़। सो दे आर K सीरीज़ टू M सीरीज़। Several lines of K to M series are obtained and number of line depend upon two factors। एक तो फैक्ट डिपेंड करता था किस पे, एटॉमिक नंबर पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन एक्साइटेशन वोल्टेज। तो सीरीज लाइंस इन अ सीरीज डिपेंड अपॉन एक्साइटेशन वोल्टेज एंड न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे मोज़ले ने एक और काम किया, ही टुक एक्साइटेशन वोल्टेज कांस्टेंट, उसने एक्साइटेशन वोल्टेज कांस्टेंट कर दिए और अगेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड कंक्लूडेड दैट स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ये रिलेशनशिप डिस्कवर किया कि फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एनोड या न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मटेरियल ऑन विच रेज स्ट्राइक टू प्रोड्यूस एक्स रेज, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन इज इक्वल टू Z माइनस बी, मोर उसको उसने मज़ीद उसको चेंज किया और यहाँ पे B एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऐड किया और फॉर K सीरीज B वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 1। एंड फाइनली उस मोज़ले लॉ जिसे हम कहते हैं वो क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इज इक्वल टू A इंटू Z माइनस B, वेयर A इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, B इज़ द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, Z इज़ द न्यूक्लियर चार्ज एंड दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस। जी स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अबाउट एक्स रेज। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स रेज हैव शॉर्टर वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी, बोथ A एंड B, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब हमने बात की थी स्टार्ट में कि एक्स रेज क्या है, दे आर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन और हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो दे हैव शॉर्टर वेवलेंथ एंड दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा बोथ A एंड B। अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ एक्स रे is in range of X-rays की रेंज क्या है, 10⁻⁻8 to 10⁻⁻13 मीटर, 10⁻⁻7 to 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻10 to 10⁻⁻15 मीटर और 10⁻2 to 10⁻9 मीटर। तो हमें नैनोमीटर में मालूम है, हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसमें से चूज़ कर लेंगे। हमें पता है एक्सरे रेंजेस फ्रॉम 0.001 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। हमारे पास नैनोमीटर्स में कितना है, 0.001 टू 10 नैनोमीटर। तो हम उसे मीटर में चेंज करेंगे और इसमें से आंसर चूज़ करेंगे। आपने ये कन्वर्ट करना है मीटर्स में और उसके बाद आंसर
चूज़ करना है। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, मोज़ले लॉ हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, एनर्जी ऑफ एक्स रेज, एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो मोज़ले का जो लॉ था वो क्या था, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू ए इंटू जी माइनस बी। और इसमें अगर हमें फ्रीक्वेंसी, हमें मालूम है ए भी एक कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बी भी हमारे पास कांस्टेंट था और बी को हमने कहा था ये हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जबकि z क्या है, z इज़ द प्रोटॉन नंबर, इसका मतलब है एटॉमिक नंबर। तो अगर हमें किसी स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी मालूम हो तो हम एटॉमिक नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग मोज़ले लॉ। तो इसका मतलब है मोज़ले लॉ इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन एटॉमिक नंबर, ठीक है, हम इससे एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो ईटा केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का। आज हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा वो था हमारे पास एक्स रेज, जनरेशन ऑफ एक्स रेज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स रेज एंड यूजेस ऑफ एक्स रेज। अब हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा दूसरा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे और इसमें हम 4 क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे पास हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल और एक और रूल है जिसे हम कहते हैं n+l रूल। तो हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को, और क्वांटम नंबर से पहले हमें मालूम होना चाहिए शेप ऑफ ऑर्बिटल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। हमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कैसी है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट बाय एन ऑर्बिटल। हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में आपने पढ़ा होगा कि एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, वाइल पी ऑर्बिटल्स आर डम्बेल इन शेप, पी ऑर्बिटल की शेप डम्बेल होती है। इसी तरह डी ऑर्बिटल्स 5 डिजेनरेट, पी ऑर्बिटल्स के 3 डिजेनरेट होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। इन्हें हम पी एक्स, पी वाई और पी जी कहेंगे, ठीक है, या इसे पी एक्स, ये पी एक्स कर लें, ये पी जी और ये हो जाएगा हमारे पास पी वाई। तो पी ऑर्बिटल इज डम्बेल, डी ऑर्बिटल इज ऑल्सो डम्बेल इन शेप, लेकिन उसके 5 डीजनरेट हैं, इन्हें हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल का कोई डीजनरेट नहीं है, एस ऑर्बिटल एक है। पी ऑर्बिटल के 2 डीजनरेट हैं, पी एक्स, और 3 डीजनरेट हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। जबकि इसी तरह डी ऑर्बिटल के हमारे पास 5 डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, ठीक है। उसके बाद एफ ऑर्बिटल इज कॉम्प्लिकेटेड इन शेप, हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स। अच्छा, बट इससे पहले हम दूसरी बात करते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल की। ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ऑर्बिटल हम कहते हैं वो एरिया, वो रीजन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। द रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल, इसे हम ऑर्बिट कहते हैं और ऑर्बिटल कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, Schrödinger wave equation which give the regions which explain the position, which explain the behavior of electron revolving around the nucleus. So what is Schrödinger wave, what are quantum numbers? Quantum numbers are the solution of Schrödinger wave equation. It is the set of 4 numerical values which explain the behavior of electron revolving around the न्यूक्लियस। तो क्वांटम नंबर क्या करता है? इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन
रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर डिस्क्राइब करता है। 4 सेट ऑफ नंबर्स है, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं, इनमें से 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव का सॉल्यूशन है, जबकि चौथा क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है, ये ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इधर क्लॉकवाइज और इट इज एंटी क्लॉकवाइज, उसका स्पिन क्या है ये उस पर डिपेंड करता है। तो इनमें से 3 क्वांटम नंबर जो कि हमारे पास है, कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हम बात करते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द फर्स्ट क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डोनेटेड बाय n, इसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, ठीक है, वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल। n यहाँ पे क्या है? n इज द नंबर ऑफ शेल, इधर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड सो ऑन। n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इसे श्रोडिंगर ने क्वांटम नंबर का नाम दिया, वाइल बोहर कॉल्ड इट्स ऑर्बिट, बोहर ने इसे ऑर्बिट का नाम दिया। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट का नंबर है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मौजूद है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो हम कहते हैं n इज इक्वल टू 1, और फर्स्ट शेल का मतलब है k शेल, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन k शेल। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन k शेल n इज इक्वल टू 1, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन l शेल देन n इज इक्वल टू 2। थर्ड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू 3 होगी और इसे हम m शेल कहेंगे, m शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर n की वैल्यू 4 है तो इट रिप्रेजेंट n शेल, और इलेक्ट्रॉन इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ फोर्थ शेल। अब यहाँ से हमें एक रिलेशन मज़ीद मिलता है जो कि MCQs में आ सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम में से पॉसिबिलिटी जो भी होती है, यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि as value of principal quantum number increases, the energy of electron and distance of electron from the nucleus increases। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ये भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगा, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन नज़दीक होगा। सेकंड शेल में है तो एनर्जी भी ज़्यादा है और न्यूक्लियस से भी दूर है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। हमने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डोनेटेड बाय n, इट्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड सो ऑन। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट, ये नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो कम डिस्टेंस है, अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो डिस्टेंस ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसके अलावा एक शेल कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा, एक ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ शेल कैन अकोमोडेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। हमारे पास ये फार्मूला है कि जिससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हो तो ये k शेल है एंड k शेल अकोमोडेट 2 × 1 का स्क्वायर। n क्या है? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। n क्या चीज़ है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो हम n की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 × 1² इज इक्वल टू 2। इसी तरह इफ़ n इज इक्वल टू 2, अगर सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, l शेल है एंड इट अकोमोडेट 2 × 2²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय फार्मूला 2n²। n क्या होगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। तो ये 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। इसका मतलब है कि सेकेंड शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ
8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 है तो m शेल है एंड m शेल अकोमोडेट 2 इंटू 3 स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड सॉन। इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी शेल में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी तरह हमने बात की डीजनरेट की पहले कि S का एक डीजनरेट है, p ऑर्बिटाल के 3 डीजनरेट ऑर्बिटाल हैं, ठीक है। ईच डीजनरेट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है। हम बात करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर की। पहले अजीमुथल क्वांटम नंबर इज द क्वांटम नंबर विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड सब शेल्स एंड सब शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय S, P, D एंड F। इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं S, P, D और F से, ठीक है। S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, F सब शेल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल्स। इन्हें हम ऑर्बिटल भी कहते हैं, दे आर कॉल्ड सब शेल्स। अब ओरिजिन ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? व्हेन लाइन स्पेक्ट्रम इज फर्दर रिजॉल्व बाय हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ईच लाइन स्प्लिट इनटू फर्दर लाइंस। हर एक लाइन फर्दर मजीद लाइंस में स्प्लिट हुई और वहाँ से पता चला कि शेल के अंदर फर्दर सब शेल्स मौजूद हैं, इसके अंदर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और उसको सब शेल का नाम दिया गया। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय L, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल एंड इट्स वैल्यू इज n-1। अब इस n-1 का मतलब क्या है? इफ़ n इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो L की वैल्यू, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? n-1। इसका मतलब है 1-1 एंड L इज इक्वल टू 0 एंड इफ़ L इज 0 इट रिप्रेजेंट S सब शेल। इसका मतलब है S सब शेल में इलेक्ट्रॉन है। इफ़ L इज इक्वल टू 1, इफ़ n इज इक्वल टू 2 देन L इज इक्वल टू 1, n-1 कर दें एंड इट रिप्रेजेंट P सब शेल। अगर L की वैल्यू 1 है तो ये P सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली L इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है D सब शेल, और अगर L 2 है तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 3, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। सिमिलरली इफ L इज इक्वल टू 3 इट रिप्रेजेंट F सब शेल, ये F सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर F सब शेल है, L की वैल्यू 3 है तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इससे एक ज़्यादा होगी, n इज इक्वल टू 4 होगा हमारे पास। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल अकोमोडेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला 2 इंटू 2l+1। हमारे पास ये फार्मूला है टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट बाय अ सब शेल। एक सब शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा? तो हमारे पास उसके लिए फार्मूला क्या है? 2 इंटू 2l+1। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? L इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ L0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 0+1, 2 इंटू 0 0, 0+1 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2। इसका मतलब है S सब शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैं F सब शेल की बात करता हूँ तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, L की वैल्यू F सब शेल के लिए क्या होती है? 3 +1, 3 इंटू 2 6, 6 + 1 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14। तो इट अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये लेकिन ये 14 इलेक्ट्रॉन सिर्फ F सब शेल में नहीं होंगे, ये F सब शेल के फर्दर डीजनरेट में होंगे और ईच डीजनरेट हमने कहा कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि F सब शेल के 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे हमारे पास P सब शेल के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय P के लिए L की वैल्यू 1 है +1, 2 इंटू 1 2 + 1 3, 3 इंटू 2 6। P शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब P में 6 इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट होंगे उसमें से 2 P X में होंगे, 2 2P Y में होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन 2P Z में होंगे। तो P
orbital p subshell can accommodate 6 electron, but these 6 electrons are present in 3 degenerates of p सबशेल और ईच डिजनरेट अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है अगर डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो डी के 5 डिजनरेट हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसके 7 डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ओरिजिन क्या है? व्हेन hydrogen spectrum is taken in a magnetic field or placed in a magnetic field, each line further split into different line and these line give information about degenerate। अभी हमने पिछले उसमें बात की कि हमारे पास जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डीजनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सब शेल। वो जो डीजनरेट हैं कि डी ऑर्बिटल कंटेन 5 डीजनरेट, पी ऑर्बिटल के 3 डीजनरेट है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिली। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डीजनरेट ऑर्बिटल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m, इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वैल्यू ऑफ m इज इक्वल इज -l टू +l। हमारे पास जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू और अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी ये माइनस वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर से प्लस तक होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मेरे पास है n इज इक्वल टू 1 सो l इज इक्वल टू 0, तो m क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू +-0, 0 m इज इक्वल टू 0। इफ़ n इज इक्वल टू 2 तो हम कहेंगे l इज इक्वल टू 1 बिकॉज l की वैल्यू क्या है? n-1। और जब l की वैल्यू n-1 है तो l इज इक्वल टू 1 और 1 का मतलब है इट कंटेन 2 सब शेल s एंड p। एक s सब शेल है और दूसरा इसमें p सब शेल मौजूद है। अब m की वैल्यू क्या होगी? m इज इक्वल टू -l टू +l। इसका मतलब है फ्रॉम -1 टू +1 और -1 से +1 तक क्या हो जाएगा? -1 0 एंड +1। हमारे पास m की 3 वैल्यूज़ आएंगी फॉर l इज इक्वल टू 1। फॉर l इज इक्वल टू 0 हमारे पास m की एक ही वैल्यू है और वो क्या है? 0। इसी तरह इफ़ n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2 का मतलब है इट कंटेन 3 सब शेल्स, 0 फॉर s, 1 फॉर p एंड 2 फॉर d। अब m की वैल्यूज़ क्या होंगी? m -l टू +l, -2 -1 0 +1 +2। हमारे पास m की 5 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है डी सबशेल के 5 डीजनरेट हैं क्योंकि ये स्प्लिट हुआ 5 लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड में। जब एक लाइन 5 लाइंस में स्प्लिट हुई इसका मतलब है इट कंटेन 5 डीजनरेट। इसकी 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन है। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन। हम कह सकते हैं ओरिएंटेशन इन स्पेस, उसकी स्पेस में कितनी ओरिएंटेशन है। p ऑर्बिटल की 3 हैं, d की 5 हैं, सिमिलरली 7 f ऑर्बिटल की हमारे पास 7 ओरिएंटेशन है। उसके बाद हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन एंड गाउड स्मिथ सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ये सिर्फ न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा बल्कि ये स्पिन कर रहा है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। और स्पिन किस तरह का हो सकता है? स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, स्पिन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो इसका मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉन के 2 स्पिन होंगे, +½ और -½ हो सकता है। या तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा या ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। तो किसी भी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का या तो स्पिन क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। और स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं s और s की हमारे पास वैल्यू या तो -½ हो सकती है या किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू हमारे पास +½ हो सकती है। इट इधर रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है।
अब यहाँ पे हम ज़रा कंक्लूड करते हैं। हमने कहा क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा स्पिन क्वांटम नंबर उसके अलावा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शेल or distance of electron from the nucleus. As value of principal quantum number increases, the energy and distance of electron from the nucleus increases. Similarly, azimuthal quantum number is represented by L. It gives information about subshell present in a shell, and value of azimuthal quantum number is 1 less than principal quantum number. तीसरा हमने कहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमने कहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डीजनरेट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अ शेल। इट्स वैल्यू इज फ्रॉम -L to +L। और लास्ट हमने कहा इट इज़ अ स्पिन क्वांटम नंबर विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड इट इज़ सजेस्टेड बाय गाउड स्मिथ। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वांटम नंबर की बात की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल्स, कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किन रूल्स के अकॉर्डिंग होगी।